9 से 12 सेंचुरी तक प्रेजेंट में जो केरल स्टेट है उस पर चेरामन पीरूमल शासकों का राज था। उन्होंने कला, साहित्य, संगीत, वास्तुकला, हिंदू धर्म ग्रंथों में जानकारी, ये सब चीजों में उनकी बोलबाला थी, जो 300 सालों तक चली। 844 में रवि कुलशेखर नाम के राजा ने प्रेजेंट में जो कोच्चि शहर है वहां चेरामन पीरूमल साम्राज्य की नींव रखी थी। 1089 में लास्ट राजा राम कुलशेखर गद्दी पर बैठे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से लंबे टाइम तक टिक नहीं पाए। ऐसा भी कहा जाता है कि 1122 के बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। ये बात तो सभी जानते हैं कि पोर्टुगल के वास्को डी गामा ने केरल के स्पाइसेस की खुशबू के लिए लिस्बन से कालीकट तक का हजारों किलोमीटर का सफर तय किया था। वास्को डी गामा 1498 में आया था, लेकिन उससे सदियों पहले अरब कंट्री के ट्रेडर केरल के साथ इंडियन स्पाइसेस का बिजनेस करते थे। अरब ट्रेडर अक्सर केरल आते जाते रहते थे। कहा जाता है कि ऐसे ट्रेडर्स के कांटेक्ट में आने के बाद राजा राम कुलशेखर के मन पर इस्लाम का इतना गहरा असर पड़ा कि एक रात वो बिना किसी को बताए चुपके से कुछ अरब ट्रेडर्स के साथ मक्का के लिए निकल पड़े। यह भी कहा जाता है कि राजा राम कुलशेखर ने मक्का पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी बाकी की जिंदगी अरबस्तान के एक छोटे से गांव में बिताई। चेरामन पीरूमल साम्राज्य के शासक के अचानक गायब हो जाने से राज्य में भगदड़ मच गई। राजा राम कुलशेखर के नाव से खुले समंदर में चले जाने की खबर मिलते ही राज्य की लीडर्स ने अरब सागर में खोज अभियान शुरू कर दिया। नावों की अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग डायरेक्शन में भेजी गई। इनमें से कुछ समुद्री तूफान में फंस गई, कुछ नावें लहरों के कारण बुरी तरह से बर्बाद हो गई और वो कुछ बची हुई नावें गलती से एक छोटे से आइलैंड पर पहुंच गई। वक्त गुजरने के साथ केरल के कुछ हिंदू उस आइलैंड पर परमानेंट रूप से बस गए। आज हम उस आइलैंड को बंगाराम के नाम से जानते हैं और बंगाराम 36 दूसरे आइलैंड का एक ग्रुप है जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है। राजनीति के अलावा लक्षद्वीप के इतिहास से जुड़ी कुछ दूसरी कहानियां भी हैं, जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेंडिंग टॉपिक बनी हुई है। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि बौद्ध भिक्षुक संघमित्रा ने 6th सेंचुरी में लक्षद्वीप का दौरा किया था। कहा जाता है कि 611 में मक्का से शेख उबैदुल्ला नाम के एक संत लक्षद्वीप आए और उन्होंने इस्लाम की जड़ें जमाई। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक 16th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कालीकट में वास्को डी गामा के आने के बाद पोर्टुगीजों ने लक्षद्वीप पर कब्जा कर लिया और वहां अपना मिलिट्री बेस बना लिया। यहाँ के आइलैंड्स पर कोयर से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की कला पोर्टुगीजों ने अपने हाथ में ले ली। लक्षद्वीप के लोगों ने कई सालों तक पोर्टुगीजों द्वारा इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन और मेंटल हैरेसमेंट सहा, लेकिन आखिरकार उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया। पोर्टुगीजों को खत्म करने के लिए उनके खाने में जहर मिलाया गया, जिसकी वजह से कई पोर्टुगीज मारे गए और जो बच गए वो लक्षद्वीप छोड़ के भाग गए। जैसे ही पोर्टुगीज चले गए, केरल के अराक्कल साम्राज्य के राजा ने लक्षद्वीप के आइलैंड्स को अपनी राजनीतिक जागीर अनाउंस कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद लक्षद्वीप में कई साल बिना किसी खास राजनीतिक उथल पुथल के गुजर गए, लेकिन 1787 में मैसूर के टीपू सुल्तान ने लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड को अपने अंडर ले लिया और यहीं से ट्रांसफर ऑफ पावर में तेजी आने लगी। इसकी शुरुआत 1792 में हुई, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस की लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान को हराया। मैसूर साम्राज्य जीतने के साथ उसका जियोग्राफिक रीजन भी अंग्रेजों के कंट्रोल में आया। उसमें लक्षद्वीप के अमीनी, कदमा, किल्तान, बित्रा जैसे कुछ आइलैंड भी शामिल थे। करवत्ती, बंगाराम, मिनिकोय, अगाती, कल्पे जैसे आइलैंड अभी भी केरल के अराक्कल साम्राज्य के अंडर में थे। अंग्रेजों को कुछ भी करके उन आइलैंड्स पर कब्जा करना था। वो इंसिडेंट से उन्हें ये मौका 1847 में ही मिल गया। हुआ यूं कि 1847 में लक्षद्वीप में डिस्ट्रक्टिव तूफान आया, जिसमें जान माल का काफी नुकसान हुआ, जिसका मुआवजा लेने केरल के अराक्कल के राजा लक्षद्वीप गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज ऑफिसर विलियम रॉबिन्स भी उसके साथ शामिल हो गया। नेचर के इस तूफान से लक्षद्वीप का नुकसान इतना भयानक था कि बिखरे पड़े लक्षद्वीप को फिर से खड़ा करने के लिए बेहिसाब पैसों की जरूरत थी। दूसरी ओर अराक्कल के राजा का खजाना भी खत्म होने लगा था, इसलिए चालबाज विलियम रॉबिन्स ने अराक्कल के राजा को दोस्त की तरह फाइनेंशियल हेल्प का एक प्रपोजल दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि पेट में कैंची छिपाकर घूमने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल के मन में इंडिया या इंडियंस के लिए दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं थी। विलियम रॉबिन्स का प्लान फाइनेंशियल लोन के बोझ तले दबे अराक्कल राजा से करवत्ती, बंगाराम, मिनिकोय, अगाती, कल्पे जैसे आइलैंड को छीनने की थी और हुआ भी यही।
तूफान से परेशान लक्षद्वीप में लोगों की मदद के लिए अराक्कल के राजा ने अंग्रेजों से पैसे उधार लिए थे और यही पैसे लौटाने में राजा कैपेबल नहीं था और अंत में पैसों के बदले अपने सभी आइलैंड्स को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। इस तरह 1854 में लक्षद्वीप के सभी 36 आइलैंड ब्रिटिश शासन के कंट्रोल में आ गए। साल 1956 में लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। तब से लेकर आज तक ये वैसा ही है। ये तो हुई लक्षद्वीप के अनजाने पास्ट की बात। आइए अब इसके लैंड की बात करें। लक्षद्वीप इंडियन मेनलैंड से कम 400 किलोमीटर दूर अरेबियन सी और लक्षद्वीप सी की लाइन में यहाँ वहाँ बिखरे हुए 36 आइलैंड्स के एक ग्रुप से हुआ है। इनमें से केवल 10 अगती, अमीनी, एंड्रोट, बित्रा, चेतलत, कदमात, कल्पेनी, करवत्ती, किल्टान और मिनीकॉय में ही लोग बसते हैं। बाकी सब वीरान है। मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड आमतौर पर ज्वालामुखी एक्शन द्वारा अंडरग्राउंड लेयर से बनता है। लावा जलने के बाद ठोस चट्टानों से बना ऐसा आइलैंड सी लेवल से काफी ऊपर उठा हुआ होता है। बेशक लक्षद्वीप का निर्माण ज्वालामुखी से नहीं हुआ है, बल्कि पॉलिप्स नामक माइक्रोस्कोपिक मरीन ऑर्गेनिज्म ने सैकड़ों सालों की कड़ी मेहनत करके लक्षद्वीप को बनाया है। यहाँ मेकिंग वर्ड को थोड़ा सीरियसली ले, क्योंकि केवल 2.5 सेंटीमीटर साइज के पॉलिप्स ने रियलिटी में कैल्शियम कार्बोनेट से आइलैंड को बनाया है। पॉलिप समंदर के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर अपना पेस्ट बनाता है। इस पेस्ट को सुरक्षा कवच की तरह अपनी बॉडी की आउटर सरफेस पर चिपका लेता है और फिर एक चट्टान पर जम जाता है। कभी कभी पॉलिप्स मर जाता है और अपने पीछे कैल्शियम कार्बोनेट का एक हार्ड शेल छोड़ जाता है। दूसरा पॉलिप्स उस ढाल को चट्टान समझकर वहीं बैठ जाता है। उसके मरने के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा पॉलिप्स उस जगह पर आ जाता है। इसलिए पूरा सिनारियो दोहराया जाता है। लाखों नहीं बल्कि अरबों पॉलिप सालों तक लाइमस्टोन बनाते रहते हैं, जिससे लगातार बढ़ता हुआ हिल लास्ट में समंदर की सरफेस से बाहर झांकने लगता है। धीरे धीरे उस पर पार्टिकल जमा होने लगते हैं। सी बर्ड उसकी ओर आने लगते हैं। बीच बडल हो जाते हैं। इस तरह बंजर आइलैंड खिलने लग जाता है। क्योंकि लक्षद्वीप के आइलैंड का मेकिंग इस तरह से हुआ था, हर आइलैंड उल्टी प्लेट्स की तरह है। लक्षद्वीप का एक और जियोग्राफिकल फीचर इसका लेगून एरिया है। रेत और डेड कोरल की थोड़ी ऊंची दीवार से बने ऐसे क्रिक्स को ओशन टाइडस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जायंट टच स्विमिंग पूल जैसे लेगून के अंदर का जमा पानी जो कांच की तरह साफ है। ब्लू ग्रे सी, व्हाइट सैंडी शोर, अमेजिंग एक्वेटिक लाइफ और कलरफुल कोरल्स, सनसेट के टाइम आसमान का कलर। इंडिया की वास्ट हिस्ट्री के बावजूद किसी फॉरेन कंट्री में आने का एहसास लक्षद्वीप की जर्नी को मीनिंगफुल बनाता है। इंडिया के मेनलैंड से यहाँ पहुँचने के लिए ट्रैवल के 2 ऑप्शन हैं, एयर और मरीन। एक सुपर फास्ट है, दूसरा सुपर स्लो होने के बावजूद मजेदार है। केरल के खूबसूरत मालाबार सागरता में लोकेटेड कोच्चि शहर के विलिंगडारम आइलैंड से हर दिन एमवी, करवत्ती और इसी तरह के दूसरे पैसेंजर शिप लक्षद्वीप के लिए 15 से 17 घंटे की लंबी जर्नी के लिए रवाना होते हैं। इन जहाजों में स्पेशियस डाइनिंग रूम, स्विमिंग पूल, एयर कंडीशन पैसेंजर कैबिन, बाथरूम, मिनी हॉस्पिटल, सीन्स का आनंद लेने के लिए ऑब्जर्वेशन डेक जैसी फैसिलिटीज हैं। जिस तरह लक्षद्वीप पहुंचने के लिए 2 ऑप्शन हैं, उसी तरह वहां पहुंचकर घूमने के भी 2 ऑप्शन हैं। पहला, पूरे दिन आइलैंड के चारों ओर घूमना, लेट इवनिंग को शिप पर पहुंचना और अगली सुबह नाश्ता पानी करने के बाद फिर से आइलैंड घूमने के लिए निकल जाना। दूसरा, शिप पर रात पर रुकने की बजाय किसी आइलैंड पर किसी होटल में रुकना। यहाँ लक्षद्वीप पहुंचने और वहां पहुंचने के बाद रुकने के अलग अलग ऑप्शंस का हवाला देने के बाद लास्ट में ध्यान दें कि इंडिया से दूर उस मिनी इंडिया का आनंद लेने के लिए 2 और ऑप्शन है। इन दिनों सोशल मीडिया पर शुरू हुआ बाइकॉट मालदीव गो टू लक्षद्वीप के फ्लो में शामिल हो। हवा में नहीं बल्कि नॉलेज के फ्लो में घुलना और जर्नी से पहले लक्षद्वीप के बारे में बहुत कुछ और जर्नी के बाद लक्षद्वीप के बारे में सब कुछ जानकर लौटना।